अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कैरक के करीब वजीर सलाहुद्दीन यारोकी से कहते हैं, हमारे दुश्मन 2 कदम के फासले पर हैं, क्या तुम समझ नहीं रहे? तो जवाबन यारोकी कहता है, सुल्तान का हुक्म हतमी है, सलाहुद्दीन जो कुछ कर रहा है उसे रोको और यहाँ पर लाओ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं घात लगाकर कलम किए गए सर के साथ उनके हजूर पेश हूँगा, अब मेरे सामने से हटो। मगर यारोकी कहता है, हुक्मनामा मेरे पास है, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि तुम मेरी बात मानोगे। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर कैरक किले में मैला परेशान होते हुए कहती है, सलाहुद्दीन मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। इसी लम्हे सबीला उसके पास आकर कहती है, काफिला पहुंचने को है। तो खोई हुई मैला कहती है, शायद नहीं पहुंच पाएंगे। जिसे सुनकर सबीला पूछती है, अब इसका क्या मतलब है? तो मैला कहती है, इसका मतलब है कि कैरक का रास्ता अबूर करना मुश्किल है। उधर वजीर सलाहुद्दीन यारोकी से कहते हैं, हिर्स की वजह से तुमने अपना दिमाग खो दिया है यारोकी, तुम हमसे दुश्मन से भी बदतर दुश्मनी रख रहे हो। तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। अब या तो मेरे रास्ते से हट जाओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर एथरस भी कहता है, अब से काफरों की जानब से किया गया हर जुल्म तुम्हारे हिसाब में लिखा जा रहा है, तुम ये वबाल अपने सर पर ले रहे हो। तो जवाबन यारोकी कहता है, क्या तुमने ये बात अपने वजीर को बताई थी जब इसने कौंस मैला को रिहा किया था? काफरों को रोकने का वक्त भी यकीनन आएगा सलाहुद्दीन, तुमने पहले भी सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी की है, लेकिन अगर तुम अब दोबारा करोगे तो बड़ा फितना रोनमा होगा। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फितने की जड़ तुम हो यारोकी, जिद से बाज आ जाओ और हमसे भाई का खून न करवाओ। तो यारोकी कहता है, तो तुम इस कदर आगे निकल चुके हो, इस वजारत के साथ तुम यही कर सकते हो। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, किले में दाखिल होना एक लम्हे की बात है, मैं दोबारा ऐसा मौका नहीं हासिल कर पाऊंगा, अब रास्ते से हट जाओ। मगर यारोकी कहता है, यहाँ से मौत को अबूर किए बगैर नहीं गुजर सकते। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम इसे भी अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है कि मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा यारोकी, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। तो यारोकी कहता है, काहिरा में नामुकम्मल रह जाने वाला मामला यहाँ पर पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं, मगर दोनों अपने सिपाहियों को रोकते हुए खुद ही लड़ पड़ते हैं। उधर कैरक किले में मैला सलाहुद्दीन के न आने की वजह से बहुत परेशान होती है। उसे इस तरह परेशान देखकर सबीला कहती है, काश तुम कुछ ज्यादा खुश दुल्हन होती। तो मैला कहती है, दुआ करो सबीला, ऐसा कुछ नहीं है जो खुदावंद नहीं कर सकता। इसी लम्हे सिपाही आकर कहता है, मोहतरमा लॉर्ड चातलियन और उनका काफिला पहुंच चुका है, वो गिरजाघर में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही मैला की आंखें भर आती हैं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन। जबकि उधर मैदान में वजीर सलाहुद्दीन और यारोकी के दरमियान लड़ाई जारी और सारी होती है। सलाहुद्दीन अयूबी का वार रोकते हुए यारोकी कहता है, तुम समझते हो कि तुम्हें नहीं छुआ जा सकता, लेकिन अब बहुत हुआ। आज तुम्हारी इज्जत जिसके तुम कभी मुस्तहिक नहीं थे, आज यहाँ मिट्टी में मिल जाएगी। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमला करो ताकि तुम्हारा ये हसद खत्म हो सके। आज मैं या तुम एक साथ हमला करने के बजाय तुम मुझे जंजीरों में झकड़ना चाहते हो। तो यारोकी कहता है, एक तो गाफिल और ऊपर से खुद पसंद भी, तुम्हारा बिछाया गया हर जाल और तरतीब दिया गया हर मंसूबा हमें कदमों के बल गिराता है। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन उसे टक्कर मारकर पीछे धकेल देते हैं। यारोकी एक बार फिर से हमला करता है, मगर वजीर सलाहुद्दीन इस बार उसकी तलवार गिरा देते हैं और साथ ही लात मारकर उससे जमीन पर गिरा देते हैं। और फिर वजीर उससे कहते हैं, तुम्हारा हसद गद्दारी से मुख्तलिफ नहीं है। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। दूसरी जानब शाम में सुल्तान मियोदोद से कहते हैं, मैंने उसे कई बार कहा, मिस्र का फितना बड़ा है, सिर्फ अपने बल बोते पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गोया कि मैंने उसे कभी ना कहा हो, मुझे इस मामले में खुद सलाहुद्दीन ने मजबूर किया है। तो जवाबन मियोदोद कहता है, सुल्तान मुअज्जम आप हक बजानब है, मगर आप ये जिम्मेदारी यारोकी को नहीं बल्कि किसी और को देते। वो अगर एक दूसरे से लड़ते हैं तो अल्लाह बचाए। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, जब हुक्म मेरी तरफ से है तो क्या तब भी सलाहुद्दीन यारोकी से उलझेगा? ये मुझे रौंदने के मुतरादिफ होगा। सलाहुद्दीन थोड़ा बेसब्रा है, ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि इसका क्या मतलब होगा। दूसरी जानब काहरा का एक सिपाही अपना घोड़ा भगाता भगाता बोजौक तक आ पहुंचता है और उसके कान में खबर देता है, जबकि इधर वजीर सलाहुद्दीन भी अपनी तलवार वापस म्यान में डाल देते हैं और फिर पलटते हैं और अपने साथियों से कहते हैं, हमने काफी वक्त जाया कर दिया है, चलो हरकत में आते हैं। मगर बोजौक कहता है, मेरे वजीर हरकत में आ भी जाएं तो क्या फायदा, चातलियन और उसका काफिला कैरक पहुंच चुका है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से लाल हो जाते हैं, जबकि उनके साथियों को भी
भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन पलटते साथ ही यारोकी पर एक बार फिर हमला कर देते हैं और उस पर मुक्कों घोंसों की बरसात शुरू कर देते हैं और फिर उस पर मुक्के बरसाते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया। जहाँ कहीं भी भलाई है तुम उस पर रोड़े अटका रहे हो। तुम सब कुछ मेरी रुकावट हो यारोकी। जंग, अच्छाई, दोस्ती और हर चीज से मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे हसद से। अल्लाह तुम्हें गर्क करे। और फिर पीछे खड़ा बहादुर कहता है, ये बगैर बदले के नहीं रहेगा, मेरे सब्र की भी एक हद है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इस जिल्लत का इंतखाब इसने खुद किया है। तुम पहाड़ पर शिकार करने की बजाय पहले अपने नफ्स के साथ शिकार करो। और फिर वो घोड़े पर सवार होते हुए कहते हैं, हम शाम जाएंगे, सुल्तान से रूबरू बात करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं। जबकि जमीन पर पड़ा यारोकी मुसलसल जमीन पर गिरी अपनी पगड़ी देख रहा होता है। जबकि उधर कैरक किले में शादी की तकरीब हो रही होती है और वहां पर मौजूद लोग चातलियोन और मैला को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। मैला का हाथ पकड़े चातलियोन खुशी खुशी पादरी के पास आता है। जबकि इधर वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल अपने साथियों के साथ शाम की जानब रवां दवा होते हैं। और फिर उधर यारोकी उठ खड़ा होता है। बहादुर उससे कहता है, मेरे अमीर थोड़ा आराम करते हैं, आप जख्मी हैं। मगर यारोकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से रवाना हो जाता है। यह देखकर बहादुर सिपाहियों से कहता है, तुम यहीं रुको। ये कहते साथ ही बहादुर भी अपने घोड़े पर सवार होकर यारोकी के पीछे निकल जाता है। जबकि उधर कैरक किले में पादरी के पूछने पर चातलियोन खुशी खुशी मैला को कबूल करता है। मगर मैला बहुत देर खामोश रहती है। मैला को इस तरह खामोश देखकर चातलियोन का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। और फिर मैला उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाहुद्दीन ने मैला को लोगों में जलील होने से बचाया था। और फिर इस ख्याल के बाद और सलाहुद्दीन के ना आने की वजह से मैला मजबूरन कहती है, मैं कबूल करती हूँ। और फिर इस तरह दोनों की शादी हो जाती है और चातलियोन मैला के सर पर बोसा लेता है। और फिर उन्हें देखते हुए लाडगाय सबीला से कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि शादी का जोड़ा आप पर भी खूब जचेगा। ये सुनकर सबीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर लाडगाय कहता है, गुस्सा न करें शहजादी, यही जिंदगी है। जिस तरह मैल्स की बेवा इन सरजमीनों पर आबाद होगी, इसी तरह लाडजियों की भी हो जाएगी। और फिर दूसरी जानब शाम में सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, ए अल्लाह, हमारे इत्तेहाद को ना टूटने देना, मेरे बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ ना होने देना। और फिर इसी लम्हे अस्फहानी आकर कहता है, मेरे सुल्तान, काहिरा का काफिला शहर में दाखिल हो चुका है। जिसे सुनकर सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन और यारोकी को फौरन मेरे पास लाओ। जवाब में अस्फहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान यारोकी। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में पलटते हैं। जबकि बाहर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा महल तक आ पहुंचते हैं। और फिर सब घोड़े से नीचे उतरते हैं और एथरस कहते हैं, मेरे वजीर, चीजें चीदा हो गई हैं। हर कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है। हम सुल्तान के सामने पेश होकर आपकी गवाही दे सकते हैं। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कोई जरूरत नहीं, मैं उनसे निजी तौर पर बात करूंगा। मैं अंदर किए जाने वाले फैसले के लिए तैयार हूँ, तुम भी तैयार रहो। और ये कहते साथ ही वो महल में दाखिल हो जाते हैं। और फिर पीछे से खलील कहता है, ये अच्छा नहीं लगता एथरस साहब। तो जवाबन एथरस कहता है, हमारे सुल्तान और हमारे वजीर एक ही रंग के दो पहलुओं की तरह करीब हैं। अल्लाह करे कि उनमें कभी अख्तलाफ न हो, वरना हमारी सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी। दूसरी जानब कैरक किले में चातलियोन लाडगाय के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार आपको वो तख्त मिल ही गया जो आप चाहते थे, मुबारक हो चातलियोन। तो जवाबन चातलियोन कहता है, चातलियोन नहीं, कौंत चातलियोन। मगर लाडगाय कहता है, ऐसा लगता है कि कौंस को शादी कबूल करने में कुछ वक्त लगेगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इसे कैसे संभालते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस पर आप किसी भी बात का ज्यादा दबाव न डालें। आप उसके साथ शाइस्तगी के साथ पेश आए, प्यार से पेश आए। तो जवाबन चातलियोन कहता है, जरूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर लाडगाय मजीद कहता है, मैं कुदस जा रहा हूँ, कैरक को महफूज बनाएं, महल में ज्यादा मुदाखलत ना करें, आपका फरीजा महल से बाहर होगा। ये सुनकर चातलियोन कहता है, वो एराबी, उसका नाम क्या था, लुटेरों का सरबरा, क्या उसकी जानब से कोई खबर है? तो लाडगाय कहता है, वो आज रात आपसे मिलने आएगा, वो आस पास का सबसे मुश्किल तरीन आदमी है, आप उसकी अच्छी मेजबानी करें। तो जवाबन चातलियोन कहता है, अगर वो वाकई खूनख्वार है तो हम अच्छी तरह मिल जाएंगे। ये सुनकर लाडगाय कहता है, शाम और काहिरा के दरमियान तजारती रास्ते को नुकसान पहुंचाने का ये पहला कदम है। इसके बाद कोई भी मुसलमान काफिला इस रास्ते को इस्तेमाल करने की जुर्रत न करे। दूसरी जानब शाम में सुल्तान के महल से वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अस्फहानी वजीर सलाहुद्दीन से पूछते हैं, अमीर यारोकी कहाँ पर है? मगर वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें पहले बात करनी चाहिए। तो अस्फहानी उनसे कहते हैं, आप बगैर इजाजत सुल्तान के सामने पेश नहीं हो सकते। तो मियदोद अस्फहानी को रोकते हुए कहता है, सुल्तान खुद ही उसे संभाल लेंगे, इसका चेहरा सब कुछ बता रहा है जो हुआ है। जाहिर है कि यारोकी और इसके दरमियान लड़ाई हुई है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।